Good morning, students. Welcome again. Let's continue with chapter number 3, that is metals and non-metals. In the previous videos, we have studied about two important chemical properties of metals, that is reaction of metals with oxygen and reaction of metals with water. Now, next chemical property is reaction of metals with acids, or what happens when metals react with acids. Students, in chapter 2 we have studied that metals they react with acids to form salt and hydrogen gas. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. But do all metals react in the same manner? Let us find out with activity 3.11. Collect all the metal samples except sodium and potassium again. If the samples are tarnished, rub them clean with sandpaper. Caution: do not take sodium and potassium as they react vigorously even with cold water. Put the samples separately in test tubes containing dilute hydrochloric acid. Suspend thermometers in the test tubes so that their bulbs are dipped in the acid. Observe the rate of formation of bubbles carefully. Which metals reacted vigorously with dilute hydrochloric acid? With which metal did you record the highest temperature? Arrange the metals in the decreasing order of reactivity with dilute acids. Now students, इस एक्टिविटी में हम डिफरेंट मेटल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं और रिएक्शन के बाद जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी उसके बेसिस पे हम इनको रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हिच मींस रिएक्शन के बाद जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें जो एसिड होगा उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. एंड मोर ओवर, जब भी गैसेस फॉर्म्ड होती हैं तो सॉल्यूशन में बबल्स ऑब्जर्व्ड होते हैं, यानी बबल्स की फॉर्मेशन होती है. तो जिस केस में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उस केस में टेम्परेचर भी ज़्यादा चेंज होगा और उस केस में बबल्स की फॉर्मेशन भी जल्दी होगी. तो लेट अस डिस्कस हाउ दे रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड वन बाय वन. मैग्नीशियम. ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म magnesium chloride and hydrogen gas. Aluminium on reaction with hydrochloric acid will form aluminium chloride and hydrogen gas. Zinc on reaction with hydrochloric acid will form zinc chloride and hydrogen gas. And similarly, iron on reaction with hydrochloric acid will form ferrous chloride and hydrogen gas. But in case of copper, we will find that there will be no change in temperature and there will be no evolution of bubbles, which means copper will not react with hydrochloric acid. तो बाकी सभी मेटल सैंपल्स में हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है. सब में टेम्परेचर चेंज होगा और सब में बबल्स फॉर्म होंगे, लेकिन कॉपर के केस में ना तो टेम्परेचर चेंज होगा और ना ही बबल्स फॉर्म होंगे, जिसका मतलब कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं हो रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड होकर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व होगा. और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मोर रिएक्टिव मेटल्स ही, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं. इसका मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, बिकॉज कॉपर के केस में किसी भी तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई है. स्टूडेंट्स, it is clear that magnesium is displacing hydrogen, which leads to the formation of hydrogen gas. कि मैग्नीशियम HCl में से H को डिस्प्लेस कर रहा है, तभी हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है. तो इसका मतलब जिस केस में
जितनी जल्दी हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट होगी उस केस में उतनी ही जल्दी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, यानी उस केस में उतनी ही जल्दी बबल्स की फॉर्मेशन होगी। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उस केस में बबल्स भी जल्दी फॉर्म होंगे और उस केस में टेम्परेचर चेंज भी ज़्यादा आएगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम के केस में सबसे जल्दी बबल्स की फॉर्मेशन हुई थी और उस केस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ था। इसका मतलब मैग्नीशियम इन सभी मेटल्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन और लास्ट में कॉपर आएगा, क्योंकि कॉपर एसिड से रिएक्ट हुआ ही नहीं। इन अदर वर्ड्स मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था और कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव था इन पांचों एलिमेंट्स में से। From this activity, it is clear that reactivity decreases in the order as given below. That means magnesium will be more reactive than aluminium, which in turn will be more reactive than zinc, which in turn will be more reactive than iron, and which in turn will be more reactive than copper. So magnesium is the most reactive and copper is the least reactive. Students, we also know that the nature of the salt formed depends upon the type of the acid that we are using. For example, magnesium when react with hydrochloric acid, it will form magnesium chloride along with hydrogen gas. But when magnesium reacts with sulfuric acid, it will form magnesium sulfate along with hydrogen gas. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हुआ। बट what will happen when magnesium reacts with concentrated nitric acid? तो concentrated nitric acid में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम जब concentrated nitric acid के साथ रिएक्ट हुआ तो उस केस में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं वो हुए हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी इस केस में कोई भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं हुई है। इन अदर वर्ड्स, metals when react with concentrated nitric acid they will not generate hydrogen gas. वैसे तो metals सभी एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती ही है, लेकिन metals जब concentrated nitric acid के साथ रिएक्ट करते हैं उस केस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती है। Now question is why hydrogen gas is not formed when metals react with concentrated nitric acid? And the answer is that nitric acid is a strong oxidizing agent. It will oxidize the hydrogen gas to form water and itself gets reduced to one of its oxide. Meaning कि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर देता है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे देता है। तो इस केस में नाइट्रिक एसिड जो हाइड्रोजन फॉर्म होना था उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। But when we react magnesium with a very dilute nitric acid, then the products will be different than those which are formed when magnesium react with a concentrated nitric acid. In case of a very dilute nitric acid, the products formed are magnesium nitrate and hydrogen gas. यानी मैग्नीशियम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन तो नहीं फॉर्म कर पाया, लेकिन अगर मैग्नीशियम को बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो उस केस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो सकती है। Once again, hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. It is because nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides.
But metals like magnesium and manganese, that is Mg and Mn, they react with a very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. Now the question is, name two metals which will react with a very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. Next is aqua regia, which is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1. It can dissolve gold even though neither of these acids can do so alone. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. Now students, we know that gold is one of the least reactive metal और उसकी रिएक्टिविटी इतनी लेस होती है कि वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं कर पाता, वो कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होता, जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं एक्वा रिजिया। और एक्वा रिजिया कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को 3:1 की फॉर्म में मिक्स किया जाता है और ये एक्वा रिजिया गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज reaction of metal with solutions of other metal salts. That means how do metal react with solutions of other metal salts. Activity 3.12. Take a clean wire of copper and an iron nail. Put the copper wire in a solution of iron sulfate and the iron nail in a solution of copper sulfate taken in test tubes. Record your observations after 20 minutes. In which test tube did you find that the reaction has occurred? On what basis can you say that a reaction has actually taken place? Can you correlate your observations for the activities? Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place and name the type of reaction. इस एक्टिविटी में हम 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स रखेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल करेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फिल करेंगे। फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब में हम आयरन नेल को डिप करेंगे और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कॉपर वायर को डिप करेंगे और इन दोनों सॉल्यूशंस को हम 20 मिनट्स के लिए एज इट इज रख देंगे। After 20 minutes, we will observe that the first case in which iron nail was dipped in copper sulfate solution, in that case, color of the copper sulfate changes from blue to green, but in second case, there will be no such change. तो फर्स्ट केस में कलर चेंज हो जाएगा जहां हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था और सेकंड केस जहां हमने कॉपर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था वहां किसी भी तरह की चेंज नहीं आएगी। इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी iron is more reactive than copper, therefore iron displaces copper to form iron sulfate solution, hence color changes from blue to green. And the reactions will be as follows. In first case, iron being more reactive than copper will displace copper to form ferrous sulfate, which is green in color. But in second case, because copper is less reactive than iron, therefore it cannot displace iron from its solution, hence there will be no change in color and we can say that iron is more reactive than copper. Students, we have seen in the previous section that all metals are not equally reactive.
We checked the reactivity of various metals with oxygen, water and acids, but all metals do not react with these reagents. So we were not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivities. यानी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी अभी तक हमने पढ़ी हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद एसिड्स, इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज से हम सभी तरह के मेटल्स को अरेंज नहीं कर पाए थे रिएक्टिविटी सीरीज में. बट displacement reaction, it gives better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. लेकिन displacement reactions हमें बहुत ही अच्छा आइडिया देते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटीज के बारे में. सिंपल सी बात है, अगर मेटल A मेटल B के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसका मतलब मेटल A मेटल B से ज्यादा रिएक्टिव है. तो हम वेरियस मेटल्स को दूसरे मेटल सॉल्यूशन से रिएक्ट करवा के हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, और इस तरह से हम सभी मेटल्स को प्रॉपरली रिएक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी series. It is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. After performing displacement experiments, the following series known as the reactivity or activity series has been developed. तो activity series में हम metals को या elements को reactivities के तौर पे arrange करते हैं in the decreasing order. यानी ऊपर से नीचे आते थे metals की reactivities डिक्रीज होती जाती हैं. तो इस सीरीज में ये क्लियर है कि जो पोटेशियम है वो वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जो गोल्ड है वो वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, उसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं. तो रिएक्टिविटी सीरीज है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. अब इसे लर्न कैसे करना है, जो हमारे एलिमेंट्स है इनके जो फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट है, यानी पोटेशियम के लिए P, सोडियम के लिए S, इन सभी अल्फाबेट की हेल्प से हम एक लाइन क्रिएट करेंगे जिस लाइन से हम इनको रिमेंबर कर सकते हैं. यानी P से पोटेशियम, P से प्लीज, S से सोडियम, S से स्टॉप, C से कैल्शियम, C से कॉलिंग. तो वो लाइन कैसे हमने लर्न करनी है, वो लाइन है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा. इसमें जो फर्स्ट लेटर्स हैं हर एक वर्ड के वो रिप्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट को. यानी P से पोटेशियम, S से सोडियम, Ca से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन एंड Z से जिंक. I like her calling me smart guy. I for iron, L for lead, H for hydrogen, C for copper, Me for mercury, S for silver and G for gold. And we know that platinum सबसे least reactive होता है, तो सबसे लास्ट में आएगा. तो आपको ये सीक्वेंस इस तरह से लर्न करना है. Please stop calling me a cute zebra. I like her calling me smart guy. तो आप इस सीक्वेंस से एलिमेंट्स को रिमेंबर कर सकते हो कि P से पोटेशियम था, S से सोडियम, Ca से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, Z जिंक, I आयरन, L लेड, H हाइड्रोजन, C कॉपर, M मर्करी, S सिल्वर, G गोल्ड. अब इस सीरीज में जैसे M दो बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट केस में मैग्नीशियम के लिए, सेकंड केस में मर्करी के लिए. तो कॉमन सेंस की बात है कि मर्करी लीस्ट रिएक्टिव में से काउंट होता है एलिमेंट्स में से, तो ऊपर वाला जो M होगा वो मैग्नीशियम के लिए और नीचे वाला M मर्क्यूरी के लिए. सिमिलरली C भी दो बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट केस कैल्शियम के लिए कॉलिंग एंड सेकंड केस अगेन कॉपर के लिए कॉलिंग. तो कैल्शियम एंड कॉपर में से कॉपर भी लेस रिएक्टिव होता है, तो जो पहले कॉलिंग आएगा उसके लिए C रिप्रेजेंट कर रहा है कैल्शियम, और जो बाद में कॉलिंग आएगा उसका C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर. तो इस तरह से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो.